आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं पर घातांक के नियम और इसी से जुड़ी हमारी प्रश्नावली है 1.6 और इसके बाद हमारा ये जो पहला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम जानते हैं क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर शुरू करेंगे। उसके पहले कुछ चीज़ें जानकारी मैं आपको दे दूँ जो आपको शायद पता होनी चाहिए अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जब भी कोई एक्सरसाइज पढ़ाया, जैसे मान लीजिए 1.5 पढ़ाया, तो उससे मैं रिलेटेड खूब सारे आपसे क्वेश्चन कराता रहता हूँ। उसी के हिसाब से मैंने क्या सोचा है कि जैसे ये जो है आपका चैप्टर वास्तविक संख्याओं पर घातांक के नियम, इस चैप्टर में हम लोग खूब मतलब यहाँ पर हम चाहें तो खूब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम खूब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम पर। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आप टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लें, जो घातांक के नियम से रिलेटेड जो एकदम टफेस्ट क्वेश्चन, मतलब उस टाइप के कुछ क्वेश्चन हो, उनको भी आप सॉल्व करना सीख लें। और प्रैक्टिस आप यहाँ पर आप ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि इसके पहले आप देख लो यार क्या था, मतलब इसको संख्या रेखा पर दिखाओ, इसका ज्यामितीय निरूपण करो, मतलब ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ के आ रखे थे। अब जो है, अब यहाँ से आपकी 9th की क्लास असल में शुरुआत होने जा रही है। अब यहाँ से आप असलियत में 9th की क्लास में घुसोगे और अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ, कि भाई 9th का क्लास तो टफ है। केवल ऐसा नहीं कि अगर स्कूल में बोला जाता है कि नहीं 9th के क्लास तो कुछ है ही नहीं, 9th का सिलेबस कुछ नहीं है, यहाँ से अब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि 9th का क्लास क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आपने क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा, घातांक के नियमों के बारे में पढ़ा होगा, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन इस बार हम उसको कुछ एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको मतलब एकदम क्लियर हो जाए। जैसे आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कौन सी है, 1.6 है ना, आप 1.6 में देख लेना, मुश्किल से 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं आपको ये वीडियो कराऊंगा, अब इसके बाद एक और वीडियो आएगी, 2 वीडियोज़ आएंगी और इसमें हम लोग इतना क्वेश्चंस कर लेंगे कि बाकी आप जो प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, उनको आप देख के सॉल्व कर दोगे कि मतलब ये तो मतलब कुछ है ही नहीं आपके लिए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याओं का और घातांक के नियम। अगर घातांक के नियम को शुरू करने से पहले हम लोग घात के बारे में समझते हैं, आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे आपने सॉल्व करते हुए देखा ही होगा कि मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा है और इसके ऊपर ऐसे लिख दिया हो 2, इसका क्या मतलब, आपके सामने इस तरीके की चीज़ें आई होंगी, आई है ना। तो अब देखो इसका मतलब क्या होता है। जैसे ये 5 लिखा है ना, 5 के ऊपर ये 5 के ऊपर ये जितना बार लिखा होगा, जितना भी लिखा होगा, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है ना, तो मतलब ये 5 × 5 ये 2 बार हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 6 + 9 लिख दें और इसकी घात 2 कर दें, तो इसका मतलब होता है 6 + 9 × 6 + 9। इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर इसी तरीके से यहाँ पर आपको लिख देता है a + b इसके पावर 2 लिख दे, तो इसका भी मतलब क्या होगा कि a + b × a + b। इसका उल्टा भी चल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिख दिया a + b सब मल्टीप्लाई में लिख रहा है आपके सामने, ऐसे लिख दिया। देखो यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो जो a + b है, a + b है, a + b, यही a + b बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बार बार हो रहा है a + b, जो मल्टीप्लाई हो रहा है कौन, a + b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ठीक है इसको लिखेंगे और इसके ऊपर कितना लगाएंगे, ये कितने बार हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसके ऊपर 4 लगा देंगे। और जानते हैं ये जो a + b लिखा है, इसको हम मैथ की भाषा में बोलते हैं आधार, अगर इंग्लिश में समझेंगे तो ये हो गया बेस, और ये जो ऊपर 4 है इसको बोलते हैं घात, इंग्लिश में आप इसको बोल दीजिए पावर। तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे कि a + b के पावर 4, a + b के पावर 2, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा ना। इसको a + b का होल स्क्वायर भी पढ़ते हैं, पढ़ा ही होगा इसके बारे में। ओके, अब आते हैं समझते हैं कि आखिर यही तो होता नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसे आ गया सवाल, अगर ऐसे आ गया, ऐसे आ गया और आपने इसको केवल यही क्यों लिखा, a + b × a + b ये लिखा है, तो आपने इसके पावर में 2 ही क्यों लिखा, 2 ही क्यों लिखा, इसके बारे में आपको जो पता चलेगा वो पता चलेगा घातांक के नियमों से। अब समझते हैं हम लोग कि घातांक के नियम आखिर होते क्या है। देखिए, घातांक के नियम कहाँ कहाँ लागू होते हैं, पहले ये समझिए ध्यान से। किसी भी कोई भी वास्तविक संख्या आपकी चल जाएगी, कोई भी वास्तविक संख्या,
वास्तविक संख्या अंडर रूट में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक संख्या आपकी परिमेय संख्या हो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घातांक का नियम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलेगा सब। आप माइनस में भी अगर आपने कोई संख्या लिख दिया है और उसमें भी आप पावर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी सही है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी आपका घातांक के नियम लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इतने देर से हम लोग घातांक के नियम बोल रहे हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये घातांक के नियम है क्या। देखिए सबसे पहला आपका एक नियम आता है, कहीं a के पावर n इंटू a के पावर m लिखा हो, मतलब आपके सामने ऐसी दो संख्याएं लिखी हों जिनका आधार समान हो और उनकी घातें अलग अलग हो और उनके बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो क्या होता है ऐसे कंडीशन में, ये बनता है a के पावर ऊपर दोनों घातें जुड़ जाती हैं। ये आपका पहला नियम। अच्छा, अगर ये पहला नियम है तो इससे संबंधित कुछ उदाहरण भी कर लें, तभी तो ये नियम समझ में आएगा आपको। देखो उदाहरण देखो, जैसे यहाँ क्या कह रहा है, आपका आधार समान होना चाहिए, आधार समान। ये नियम कहाँ लगेगा, जब आधार समान हो, पावर जो घात होगी वो असमान होगी, असमान, और बीच में किसका चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा। जब ये तीनों कंडीशन एक साथ आएंगी तब हमारा ये वाला घातांक का नियम लगेगा। अब समझते हैं इस पर उदाहरण। देखो जैसे आपके सामने आ गया, मान लीजिए 5 की पावर 2 लिख दे और मल्टीप्लाई लिख दे 5 की पावर 3। अगर ऐसे आ गया तो आप क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिए, आधार समान है, बहुत बढ़िया, बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, गुणा का, और इसकी घातें क्या है, अलग अलग है। तो नियम क्या कहता है, आधार वही रहेगा, घात आपस में जुड़ जाएगी। यहां तक समझ में आया। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कहीं आपके सामने करड़ी में 2 लिखा हो और इसकी घातें 3 लिख दिया, इनटू करड़ी में 2 लिखा हो, इसकी घातें 5 लिख दिया, इसको सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। आधार हमारा समान हो गया, घात हमारी अलग अलग है, बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो हमारा घातांक का नियम लगेगा। घातांक का नियम क्या बोलेगा, आधार समान रखो, घातें जोड़ दो, ये हो जाएगा करड़ी में 2 की घातें 8। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब आइए आगे समझते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे आपके सामने इस तरीके से लिख दे, a प्लस बी प्लस सी, इसकी पावर 5 लिख दे, गुणा में a प्लस बी प्लस सी, इसके घातें 8 लिख दे। अब प्लस बीच में यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दे और यहाँ पर लिख दे, फिर यहाँ पे लिख देता है a प्लस बी प्लस सी की घातें 3 इंटू a प्लस बी प्लस सी की घातें 4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, तब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है और घातांक क्या है, अलग अलग है, तो हमारा नियम लगेगा। नियम क्या बोलेगा कि आधार तो वही रखो, घातें जोड़ दो। अब सुनो, ये प्लस का चिन्ह आ गया, यहाँ पे आधार सेम है, इन दोनों का आधार समान हो गया, घातें अलग अलग हो गई, लेकिन इनके बीच में चिन्ह कौन सा लिखा है, धनात्मक चिन्ह है, प्लस का साइन लगा, इसलिए ये कुछ नहीं, ये ऐसे ही लिख जाएगा। और इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके बीच में किसका प्लस का चिन्ह आ गया। जब प्लस का चिन्ह आ गया तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, और इनके बीच में देखो गुणा का चिन्ह है, यानी इन पर हमारा घातांक का नियम लगेगा। ठीक है, तो होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी के पावर 3 प्लस 4। अब देखो ये आपका हो गया a प्लस बी प्लस सी के पावर 8 5 13 प्लस a प्लस बी प्लस सी के पावर 7। अब सुनिए, आधार समान, घातांक असमान, लेकिन बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का चिन्ह है, यानी घातांक का अब नियम लगेगा, नहीं लगेगा। तो हमारा आंसर यही होगा, बिल्कुल यही हमारा आपका आंसर हो गया। समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब आइए, अगर अभी कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट में मुझे बता देना कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको कमेंट में ही उसका आंसर देने का ट्राई करेंगे, या फिर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा आपके मन में ये आया होगा कि सर आपने घातांक का नियम शुरुआत किया है मल्टीप्लाई से, आपने प्लस से क्यों नहीं शुरू किया। आपके दिमाग में ये सवाल आएगा ना, a के पावर m हो, बीच में प्लस चिन्ह लग जाए और a के पावर n हो, सर इस पे कौन सा घातांक का नियम लगेगा ये बताइए।
तो इस पर कोई घातांक का नियम नहीं है, इस पर हमारे गणितज्ञ लोगों ने कोई नियम को नहीं बनाया है, वैसे ही छोड़ दिया, कोई नियम नहीं बनाया है। ठीक है, तो आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि प्लस और माइनस के लिए कोई घातांक का नियम है नहीं है। किसके किसके लिए होगा? मल्टीप्लाई के लिए होगा और किसके लिए? भाग के लिए होगा। दो चीज़ों के लिए होता है, मल्टीप्लाई और भाग के लिए, गुणा और भाग के लिए। किन दोनों चीज़ पर? गुणा और भाग पर हमारा घातांक का नियम होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला घातांक का नियम आता है बाबू, वो है कि a के पावर m हो, बीच में भाग का चिन्ह लग जाए और a के पावर n हो, तब हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे घातांक का नियम बनता है कि ये a के पावर m माइनस n होता है। ठीक है, अभी मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ कि ये a के पावर m माइनस n ही कैसे होगा। इसमें ये वाला एक नियम लगेगा, ये घातांक का नियम लगेगा और एक और नियम है वो लगेगा, दो नियम लगेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे आएगा। ठीक है, तो अभी उसको मैं अभी कुछ समय बाद समझाऊंगा, पहले इसको इस पर एक आध दो एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे आपके सामने आ गया क्वेश्चन कि 5 की घाते 4 भागे 5 की घाते 6, तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, आधार समान है, घाते असमान है, बीच में चिन्ह किसका है? भाग का। तो नियम बताएगा आधार वही रखो और घाते आपस में घटा दो। अब देखना, भाग में, जब भाग में घात का बहुत ध्यान रखा होता है, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है। उल्टा मत कर दीजिएगा कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है, नहीं, हमेशा पहले वाले में से दूसरे वाले को ही घटाना है, उल्टा नहीं करना है। ठीक है, तो पहले वाले में से जब घटाएंगे तो 4 माइनस 6 ये आपका आ जाएगा 5 की घाते माइनस 2। अब 5 की घाते माइनस 2 आएगा, इसका भी एक स्टेप होता है, इसका भी एक प्रोसेस होता है, उसको मैं अभी बताऊंगा, अभी उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए आपके सामने आ गया ऐसे, 5 की घाते 4 आ गया, भागे 6 की घाते 5 आ गया। अब आपको यहाँ पे दिमाग से आज चलेगा, सर यहाँ पे कोई घातांक का नियम लगेगा? मैं कहूँगा देख लो हमारे घातांक का नियम क्या कहता है। घातांक का नियम का सबसे पहला क्राइटेरिया आधार समान। देखो बाबू, आधार समान है? नहीं है। घातांक का नियम लगेगा? नहीं, घातांक का नियम नहीं लगेगा। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका सॉल्व करने का ये तरीका हो सकता है कि 5 की घाते 4 लिख लो, भाग का मतलब बटे, 6 की घाते 5 लिख लो, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। हाँ, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, और क्या, इससे आगे इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक कुछ अचर संख्या है, वेरिएबल नंबर भी ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर लिखा है, डिवाइड बाई वाई क्यूब लिख दिया, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर अपन वाई क्यूब, ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ पे x स्क्वायर लिखा, डिवाइड बाई यक्स लिख दिया, तो कितना होगा? यानी यक्स की घाते 2 माइनस 1 ही आ जाएगा यक्स। देखिए ये कैसे हुआ है, देखो यहाँ क्या था, आधार समान था, घाते अलग अलग थी, बीच में भाग का चिन्ह था। घातांक का नियम बोलेगा कि आधार वही रखना और घाते आपस में घटा देना। और घाते घटाना किस में से है? पहले वाले में से दूसरे वाले के घात घटा देने। तो पहले वाली घात 2 थी, दूसरे वाली घात 1 थी, 2 में से घट गया, यहाँ पे बचा 1। समझ में आ रहा है? आइए, इसके बाद हमारा एक और घातांक का नियम आता है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, घातांक के नियम 4-5 है, 4-5 ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, उनके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन कैसे आता है, एप्लीकेशन मतलब, चलिए ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले घातांक के नियम पहले ख़त्म कर लेते हैं। देखिए अगला घातांक का नियम आपका आता है, कहीं a लिखा हो, उसके घाते कोई ऋणात्मक घात लिख दी, तब क्या करेंगे? जैसे a लिखा हो, मतलब कोई वास्तविक संख्या लिखी हो, उसके घात में कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए, इसको आप ऐसे लिखो, वास्तविक संख्या हो, उसकी घात ऋणात्मक संख्या, वास्तविक संख्या हो, इसकी घात ऋणात्मक संख्या हो, तब क्या करते हैं? तो हम करते हैं, इसको लिखते हैं 1/a के पावर m, 1/a के पावर m। ये नियम है बाबू, ये आपको याद होने चाहिए, और याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही इतनी बार कराऊंगा ना कि आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और मैं अभी कुछ होमवर्क दूंगा, तो आप जो मैं होमवर्क में कहूँगा आपको वो करना होगा, तब ये समझ में आएगा। क्योंकि ये जो घातांक के नियम वाला है ना, ये आपको पूरे 12th तक, जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे, आप अगर इवन आप किसी चीज़ की तैयारी वगैरह भी करते हैं, तो उसमें भी ये घातांक के नियम आते हैं और बड़े परेशान करते हैं जब इसके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब इसके यूजेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत परेशान करते हैं, वो जल्दी समझ में नहीं आते हैं और सॉल्व नहीं होते हैं।
उन पर थोड़ा सोचना पड़ता है, तो फंस सकते हैं। और हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आया कि कोई भी वास्तविक संख्या हो, अगर उसकी ऋणात्मक घात हुई तो 1/, में वो वास्तविक संख्या और उसकी घात लिख देंगे ऋणात्मक चिन्ह हटा के। ये हमारे गणितज्ञ लोगों ने कह के गया है, हम उनकी बातें मानेंगे, जैसे उन्होंने कहा है हम वैसे ही करेंगे, कोई इसमें लॉजिक वॉजिक खोजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया करड़ी में 2, इसकी घात आ गई -1। अब पहले ही आप करड़ी 2 देखेंगे तो आपको अंदर थोड़ा घबराहट आ जाएगी, यार पहले ही करड़ी में आ गई संख्या, मतलब नहीं है। करड़ी में संख्या लिखी है, हमसे उससे क्या ले देना, हमको बस इतना ध्यान देना है कि ये वास्तविक संख्या है या नहीं है। वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। अगर वास्तविक संख्या है, अगर इसकी घात ऋणात्मक है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 1/, में करड़ी 2 लिख के और इसकी वही घात लिख देंगे। समझ में आ रहा है? एक चीज और देखते हैं। मान लीजिए यहीं पे अगर आपके सामने 5/3 लिख दिया और इसकी घात -2 लिख दे, तब क्या करेंगे? आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस इतना देखना है कि जिसकी घात लिखी जा रही है वो वास्तविक है या नहीं है। 5/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, बिल्कुल। परिमेय संख्या अगर वास्तविक संख्या होती है तो इस पर भी घातांक का नियम लगेगा, और घातांक का नियम कहता है कि वास्तविक संख्या हर में चली जाएगी और उसकी घात पॉजिटिव के साथ लिखा जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करें। यहाँ से आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो यहाँ से मैं आऊँ ना, आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। एक चीज़ आप ये याद रखना हमेशा, जैसे मान लीजिए आपने कहीं m/n लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है कि आप n से m में भाग दे रहे हो, किससे भाग दे रहे हो? n से m में। अब n के स्थान पे कुछ भी लिखे, हमसे उससे मतलब नहीं है। m के स्थान पे तुम कुछ भी लिख लो, हमें उससे मतलब नहीं। अच्छा, यानी कि ये आपका लिखने का मतलब है n से m में भाग करना है, n से भाग करना है, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसी तरीके से आप इसको कैसे लिखोगे? एक तो वैसे ही रहेगा, इसमें भाग किससे दिया जा रहा है? ये नीचे वाले से, तो नीचे वाले को ऐसे ही लिख लेना। समझ में आया? ओके। अब देखो ये 5 है, ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये भाग का चिन्ह है, और आपको पता होगा भाग का चिन्ह गुणा में कन्वर्ट होता है, भाग का चिन्ह गुणा में कन्वर्ट होता है, और अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला आता है। ये हो जाएगा 9/25। यहाँ पर आप एक काम कर सकते थे, यहीं पर आप एक काम कर सकते थे। अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हो तो यहीं पे आप इसको चेंज करके ये अपन 3/5 कर देते और इसका स्क्वायर कर देते। ये चीज़ और ये चीज़ देखो अब सेम है, ये चीज़ और ये चीज़ अब सेम है, तो यहाँ पर आपका एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ जाओ, इस पर 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि ये मुझे पता है ये जल्दी समझ में आता नहीं है किसी को। देखो अगर यहाँ पे मैं लिख दिया 7/9, इसकी पावर -4 कर दिया, तो ये कैसे सॉल्व होगा? कुछ नहीं, हमने क्या कहा है, आपको बस ये देखना है वास्तविक संख्या की घात क्या लिखी है, ऋणात्मक। तो 1/, में वास्तविक संख्या, 1/, में वास्तविक संख्या क्या है, 7/9, और उसकी घात पॉजिटिव में लिख देनी है। जितनी घात रहेगी वही धनात्मक में घात लिखा जाएगी। इसके बाद कैसे सॉल्व करना है हमने बताया है। इसका मतलब है कि 1 में 7/9 से भाग करना है, और हम क्या कहेंगे, भाग जब बदल जाता है गुणा में, तो 1 गुणा में 9/7 की घात 4, या फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करते सकते थे, 1 गुणा में डायरेक्टली करेंगे तो शायद आपको समझना है, 7 की पावर 4 हो जाए, 9 की पावर 4 ऐसे लिख लें, और इसके बाद 1 × 9 के पावर 4/7 के पावर 4। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कर लो, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कर लो, ऐसे कर लो, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वैसे कर लो। एक और लेके सॉल्व करके देखते हैं। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 1/√5 की पावर -1, ऐसा क्वेश्चन है का, इसको सॉल्व करके बताओ, तब क्या करोगे? आपको क्या देखना है, 1/√5 क्या एक वास्तविक संख्या है? अगर वास्तविक संख्या है तो उस पर वास्तविक संख्या वाला नियम लगेगा। तो 1/√5 वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। तो अगर इस पर हम लोग घातांक का नियम लगाएंगे तो घातांक का नियम कहेगा कि 1/, में वास्तविक संख्या, तो 1/, में वास्तविक संख्या, इसकी घात धनात्मक में लिख देंगे,
जो घात होगी वही धनात्मक के साथ लिखिए। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब लिखा है कि 1/1 में 5 की घात 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब देखो इसके बाद ये जो भाग है वो गुणा में चेंज होता है। हाँ ये प्रोसेस है बाबू, ये प्रोसेस है, ये नियम है कि भाग को हमेशा गुणा में बदलना होता है। इसको करेंगे तो √5 हो जाएगा, √5/1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब एक चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी इसमें, मैं वो आपको बता देता हूँ। कहीं आपको a/b लिखा हो, इसकी घाते n लिखी हो, तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे करके अलग अलग लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, ये भाग, इस चिन्ह से आपको लेना देना नहीं है। यहाँ पे भाग का चिन्ह हो, गुणा का चिन्ह हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, कुछ भी हो, कुछ भी चिन्ह लगा दे, हमें वो नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, हमें इस पर घातांक का नियम लगाना है ना। इस पर घातांक का नियम कौन सा लगाना है, ये भी एक घातांक का नियम है, बात बता दूं, ये भी एक घातांक का ही नियम है। इस पर घातांक का नियम हमारा ये नियम है कि अगर कोई परिमेय संख्या है, अगर उसकी कोई घात है तो वो घात अंश और हर में बट जाती है। जैसे यहाँ पर बटी है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी बट जाएगी। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखा होता, 1 गुणा में 7/4 लिखा होता और इसकी घातें 4 कर देता, तो यहाँ पर भी हमारा यही होता, ये 7 की घातें 4 हो जाता, ये 4 की घातें 4 हो जाता, और यहाँ पे ये 1 गुणा में रहता। हमसे एक इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमको इस पर घातांक का नियम लगाना है, हम इस पर ध्यान देंगे। जिस पर नियम लगाना है बस उसको देखना, उसके अगल बगल मत देखना। जब घातांक का नियम लग जाए उसके बाद अगल बगल झांकना, पहले मतलब देखिएगा अगल बगल, उसके बाद देखिएगा। जब घातांक के नियम लग जाए उसके बाद आप अगल बगल वाली संख्याओं को देख लेना। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद अगला नियम है आपका कि अगर कहीं a की घाते यम, इसकी पूरी घाते यन लिख दिया हो तब क्या करेंगे। तब ये क्या होता है, ये बन जाता है बाबू a की घाते यम इंटू यन। ये आपका एक और नियम है। ये कैसा नियम है आप समझते हैं। जैसे, और हमेशा याद रखना जो भी यहाँ a लिखा जाएगा ना, ये एक वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी। हमेशा याद रखना जो जिस पर भी घातांक का नियम लगाएंगे वो सभी एक वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। यहाँ तक बात क्लियर रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमेशा वास्तविक संख्याओं पर ही घातांक का नियम लगाना है। ये नहीं कि करड़ी में माइनस की कोई संख्या लिख दिया और उस पर घातांक का नियम लगाना सोच रहे हैं, गलत हो जाएगा, वहाँ नहीं लगेगा। मतलब वहाँ पे भी लग जाएगा, वहाँ पे भी लगेगा, गलत नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर जब घातांक का नियम लगेगा ना, जैसे मान लीजिए करड़ी में 5 आ गया, इसकी घातें आपको 4 लिखनी है, चलिए -4 है, यहाँ पर भी हो जाएगा ये 1/√-5। लेकिन आप इसको लेके आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, सर ये माइनस वाली संख्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यह एक आभासी संख्या है, वर्चुअल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होती है मुझे बोलने में। इमेजिनरी सम्मिश्र संख्या 11th की टॉपिक है, चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्या, उसमें इसको सॉल्व करना सिखाया जाता है। मैं सब बताऊंगा, अभी 9th में आप हैं, फिर इसके बाद 10th में जाएंगे, उसके बाद अभी सब कुछ मैं बताऊंगा, हर एक चीज़ हम लोग समझेंगे और बहुत अच्छे से समझाएगा, ठीक है। और पूरे प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस में भी कमी नहीं, खूब दबा के प्रैक्टिस करना है क्वेश्चनों की। अब आ जाइए, देखिए कहाँ पर थे हम लोग, मतलब घातांक के नियम अभी आप इतना समझिए, 10 तक आप इतना ही समझिए कि वास्तविक संख्याओं पर लगते हैं, लगने के लिए इस पर भी लग जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप बस इतना ही ध्यान रखिए अभी कि वास्तविक संख्याओं पर ही लगाना है, ठीक है। अभी अपने दिमाग में बस इतना रखिएगा। अब देखो ये एक, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 5 लिख दिया, 5 की घाते 2 लिख दिया और इसके पूरी के पावर 4 लिख दिया, तो इसका मतलब होगा 5 के पावर 2 × 4, ये हो जाएगा 5 के पावर 10। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 1/2 लिखा और इसकी पावर 4 लिख दिया और इसकी होल पावर 1/3 लिख दिया, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 1/2 लिखा है, इसका होल पावर 4 है, इसमें ये गुणा हो जाएगा, तो ये आपका सॉल्व हो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 4/3। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, एक रूट वाली संख्या ले, जैसे √2 की पावर आपने लिख दिया 2, अब इसको कह दिया सॉल्व करने के, अब इसको कह दिया सॉल्व करने के लिए, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। √2 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर क्या लिखी है 2, ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे, 2 की पावर 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 की पावर 1 मतलब 2, और आपको पता ही है अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 2 होता है, देख लो
समझ में आया? अच्छा, अगर ऐसे ही मैं इसको 1/√2 के पावर 4 लिख दिया होता तब आप क्या करते? देखिए ये हो जाता 1/√2 का मतलब है 2 की पावर 1/2 और इसके पावर 4, तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर 1/2 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 बार में, ये आ जाएगा 1/2 के पावर 2, ये आ जाएगा 1/4। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। और यहाँ पर एक पॉइंट और आप समझ लीजिए कि किसी भी, मान लीजिए यहाँ पे ए लिखे, ए के पावर 0 लिखे, इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 1 होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है बाबू, यहाँ पे आप 0 के पावर 0 बराबर 1 नहीं लिख सकते। ये 0 के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है। किसके लिए वैलिड नहीं है? 0 के पावर 0 को आप 1 नहीं लिख सकते, ठीक है? ये चीज़ बस आप याद रखिएगा इसमें। यहाँ पे ये बात है कि 0 के पावर 0 का आप 1 नहीं लिख सकते, बाकी a के पावर 0 का मतलब 1 होता है। और ये सब पे लग जाएगा, आप कुछ भी लगा दीजिए, अंडर रूट में 5 लिख दीजिए, उसके पावर 0 कर दीजिए, उसका भी मतलब 1 है। समझ में आ रहा है? सब पे लग जाएगा, बस 0 के पावर 0 का मतलब 1 नहीं होता है, इतना याद रखना है, ठीक है? मतलब 0 पे नहीं चलता है, एक्सेप्शन नहीं है, मैं पहले बता दूं, मैथ में एक्सेप्शन नहीं होता, ये एक्सेप्शन नहीं है, इसका भी एक एक्सप्लेनेशन होता है। उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा जब आप लॉग वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको समझाया जाता है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है और मुझे पता है कि आप लोग को आधे घंटे की वीडियो देखने में लगभग 1 घंटा लग जाता होगा, उसके नोट्स बनाने में और उसके क्वेश्चंस को समझने में आपको 1 घंटे के आसपास लग जाते हैं। इसलिए मैं क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आधे घंटे की वीडियो हम लोग रखेंगे। हाँ, आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये देखिए, ये प्रॉपर क्वेश्चंस मैंने आपके लिए एकदम सेट करके बना के रखा है कि ये देख लो ध्यान से, ये देखो एकदम क्वेश्चंस भर भर के हैं। इसमें आपको होमवर्क में भी मिलेंगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैं खुद करा दूंगा। देखिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस है ना, ये मुझे लगता है दो क्लासेस और लग जाएंगी शायद इसको सॉल्व कराने में। मैं ट्राई करूँगा कि 1-2 वीडियो में ही खत्म हो जाए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। ये सारी क्वेश्चंस हैं, आपको करने, आपको भी करना होगा, हम भी करेंगे। और इन क्वेश्चंस में ना, जैसे ये चैप्टर हम लोग खत्म कर दिया, 1.6 आपकी खत्म हो चुकी है, इसी पर आपकी 1.6 खत्म हो गई है। मतलब अब तक कोई 1.6 का क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया, उसके बेसिक पर कोई क्वेश्चन नहीं कराया। लेकिन यहाँ तक आप इतना कह सकते हो कि 1.6 तक की थ्योरी खत्म हो चुकी है, बस 1.6 के क्वेश्चंस बचे हुए। तो 1.6 के क्वेश्चंस जैसे ही हम लोग करेंगे, मतलब उसके, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा चलिए, मतलब कि तो लास्ट, मतलब इस चैप्टर की लास्ट वीडियो, तो इसमें थोड़ी बातचीत कर ही लेते हैं। अब बंद कर लीजिए, आप कॉपी वॉपी बंद करके आराम से बैठ जाइए, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं ना। हमारा भी मन था कि आप लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया जाए, मतलब थोड़ी बातचीत की जाए, उसके बाद अपना क्लास तो चलता ही रहता है। देखिए हम लोग को क्या करना है, सुनिए, मैंने क्या सोच रखा है कि मैं आप लोगों को थ्योरी कराऊंगा, NCERT उठाऊंगा, मैं NCERT से थ्योरी आपको पढ़ा दूंगा, फिर उस थ्योरी के बेसिस पे मैं खुद से एग्जाम्पल सेट करूंगा। हाँ, मैं खुद अपने मन से एग्जाम्पल बनाऊंगा और उस एग्जाम्पल को आपसे सॉल्व कराऊंगा, सॉरी मैं सॉल्व कराऊंगा और सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। और मैं आपको होमवर्क में NCERT के एग्जाम्पल्स और NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो इससे आपको क्या होगा ना, आपको एक तो पहले प्रैक्टिस करने की आदत हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा, आप नए नए क्वेश्चंस को टच करने से पहले डरोगे नहीं। जैसे आपको मैं बताऊं, 1.6 अगर आप जाके अभी ट्राई करने का सोचो ना, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.6 के पहले एग्जाम्पल्स करना, एग्जाम्पल जब आप जाके ट्राई करोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हम करेंगे 1.6 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं देखेंगे, फिर उसके सोल्यूशंस को देख लेंगे, सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कोई तो समझ में आएगा। तो हमने यही सोच रखा है कि मैं आपको थ्योरी कराऊं NCERT से, और एग्जाम्पल उस थ्योरी पर मैं खुद अपने मन से एग्जाम्पल्स बनाऊं और आपको वो सॉल्व कराऊं, और उसके बाद आप खुद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो, और एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल होते हैं उनके क्वेश्चन, मतलब वो एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करो। और फिर जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करा लो, ये पूरा चैप्टर मतलब बाइंड अप होने जाए, खत्म होने जाए, तो इस पूरे चैप्टर में मैं आपको 2 या 3 एक्स्ट्रा क्लास अपने मन से दूं, जिसमें हम लोग अब खूब अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, जो क्वेश्चंस दिखाया हूँ, इसमें ये पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमने डाल रखे,
पूरा ये पहला चैप्टर है ना, उसके पूरे क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं उसमें। जितना मतलब हमें समझ में आया कि हाँ यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराने जरूरी हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने उसमें डाल रखे हैं। तो मुझे लगता है शायद आपको ये अप्रोच अच्छा लगे। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप मुझे बता देना कमेंट में कि ओके भैया ये मतलब तरीका अच्छा है, हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन हमने सोचा है कि थोड़ा कुछ नया ट्राई किया जाए, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।